प्रिय विद्यार्थियों, एम.कॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर.एम. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आर.एल. सहरिया कॉलेज कालाडरा जयपुर। मैं आज आपको एम.कॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस ऑप्शनल सेकंड पेपर के महत्वपूर्ण टॉपिक कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सहकारी प्रबंध, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनो। प्रिय विद्यार्थियों, सहकारी समितियों में प्रबंध व्यवस्था प्रजातांत्रिक आधार पर संचालित की जाती है। प्रजातांत्रिक प्रबंध से आशय जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा प्रबंध से है। सहकारी समितियों में भी प्रबंध सदस्यों का होता है। प्रबंध का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा सदस्यों के लिए ही प्रबंध किया जाता है। इसमें प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है, चाहे उसने कितने ही अंश क्रय क्यों न किए हों। इस प्रकार इसमें एक सदस्य एक मत के आधार पर प्रबंध व्यवस्था संचालित की जाती है, जबकि अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में पूंजी के अनुपात में मत देने का अधिकार दिया जाता है। इस प्रकार सहकारी संगठनों की प्रबंध व्यवस्था अन्य व्यावसायिक संस्थानों से अलग होती है। सहकारी प्रबंध की एक दूसरी विशेषता यह है कि इसमें स्वामी एवं ग्राहक एक ही व्यक्ति होता है, जबकि अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में स्वामी व ग्राहक अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ये दोनों विशेषताएं सहकारी आंदोलन की शक्ति भी हैं और दुर्बलता भी। प्रजातांत्रिक प्रबंध के कारण प्रबंध क्षेत्र में अच्छे व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के अच्छे व्यक्तियों का प्रबंध क्षेत्र में कुशल होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार अकुशल व्यक्तियों द्वारा प्रबंध करने से अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कार्यों से अनभिज्ञता के कारण ऐसे प्रबंधकों में शीघ्र ही अनिच्छा व उपेक्षा उत्पन्न हो जाती है और वे समिति के कार्यों में रुचि लेना बंद कर देते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सहकारी सिद्धांतों का पालन करते हुए योग्य व्यक्तियों को प्रबंधक बनाया जाए। यदि सिद्धांत का त्याग करके प्रबंधकों का चयन किया जाएगा तो अन्य व्यावसायिक संस्थाओं और सहकारी समितियों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, और यदि सहकारी सिद्धांतों के आधार पर अकुशल व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है तो संस्था के संचालन में बाधा आएगी। इन सिद्धांतों की कुशलता के अनावश्यक बलिदान के बिना पसंद करना चाहिए। सहकारी समितियों की प्रबंध व्यवस्था में बहुत भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग समितियों के अलग अलग उपनियम हैं तथा प्रत्येक राज्य में अलग अलग सहकारी अधिनियम भी हैं। फिर भी प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबंध व्यवस्था के दो प्रमुख अंग हैं। प्रथम सामान्य सभा द जनरल बॉडी, और सेकंड प्रबंधकारिणी समितियां अथवा संचालक मंडल एग्जीक्यूटिव कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। प्रथम सामान्य सभा और इसके बाद प्रबंध कार्यकारिणी समितियां अथवा संचालक मंडल के बारे में। प्रथम है सामान्य सभा द जनरल बॉडी। सामान्य सभा में समिति का प्रत्येक सदस्य सम्मिलित होता है। यह सभा समिति की सर्वोच्च संस्था होती है। इसमें प्रत्येक सदस्य को सम्मिलित किया जाता है और प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है। सामान्य सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होती है। सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होने पर प्रतिनिधि सामान्य सभा नियुक्ति की जाती है। इसमें सदस्यता के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो सहकारिता के सिद्धांतों से सहमत है, सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। प्रत्येक वह व्यक्ति जो वयस्क है, साधारण बुद्धि का है, अनुमोदन करने के योग्य है तथा वैधानिक रूप से दंड प्राप्त किया हुआ नहीं है, समिति का सदस्य बन सकता है। सामान्य रूप से सदस्य बनने पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। तो सामान्य सभा के अधिकार क्या होंगे? अधिकारों के संबंध में बतलाया गया है। प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं। समिति के वार्षिक प्रतिवेदन तथा स्थिति विवरण की जांच करना, उन्हें स्वीकार करना तथा अस्वीकार करना। सेकंड है प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना तथा उन्हें हटाना। थर्ड है सदस्यों के समिति में प्रवेश अथवा उसको निकालने के संबंध में अंतिम निर्णय देना। अधिनियम द्वारा निर्धारित सुरक्षित कोष रखने के बाद शेष लाभों को सदस्यों में वितरित करने संबंधी नीति बनाना।
नेक्स्ट है नीति संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय भी सामान्य सभा में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है नियमों, उपनियमों एवं समझौतों को स्वीकार करना या उनमें परिवर्तन करने का अधिकार भी सामान्य सभा को है। और लास्ट का कार्य है सदस्य संख्या बहुत अधिक होने पर प्रतिनिधि साधारण सभा की नियुक्ति करना। अब मैं आपको प्रबंध कार्यकारिणी समिति अथवा संचालक मंडल, एग्जीक्यूटिव कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बतलाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य सभा दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन नहीं कर सकती, अतः इस उद्देश्य के लिए वह अपने कुछ अधिकार एक प्रबंध कार्यकारिणी समिति अथवा संचालक मंडल को देती है। प्रबंध कार्यकारिणी तथा संचालक मंडल के सदस्यों का चुनाव सामान्य सभा करती है। जबकि समिति का आकार छोटा था तो प्रबंध कार्यकारिणी समिति दिन प्रतिदिन कार्यों का संचालन कुशलतापूर्वक कर लेती थी, किंतु वर्तमान युग में बड़े आकार की विस्तृत क्षेत्र वाली सहकारी समितियों का विस्तार हो रहा है तो प्रबंध कार्यकारिणी समिति ही सब कार्य नहीं कर पाती है। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि इसका दर्जा ऊंचा कर इसे संचालक मंडल कहा जाए। संचालक मंडल का कार्य केवल विस्तृत नीति के क्रियान्वयन की जांच करने तक ही सीमित रखा जाए। संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है, पर बड़े आकार की समितियों के संचालकों की संख्या अधिक हो सकती है, जबकि छोटे आकार की समितियों में कम संचालक होते हैं। संचालकों की संख्या अधिक होने पर निर्णय कार्यों में विलंब होता है, जबकि सदस्य कम होने पर भी सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। अतः उचित संख्या होनी चाहिए, कम से कम 7 से 9 सदस्यों में संचालक मंडल की संख्या को उचित माना गया है। अब संचालक मंडल के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कार्य बतलाए गए हैं, जैसे समिति के प्रमुख अधिकारियों का चुनाव, समिति के प्रमुख अधिकारी का चुनाव करना, उसकी सेवाश्रताओं को निश्चित करना, क्रय मूल्य, लाभांश एवं कोषों के संबंध में नीतियाँ निर्धारित करना, सदस्यों द्वारा प्रदान की गई पूंजी पर ब्याज की दरें निर्धारित करना, सदस्यों को कितना ब्याज दिया जाएगा, प्रमुख अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करना व उसकी जांच करना, पूंजीगत बजट स्वीकार करना, सदस्यों से संपर्क बनाए रखना, पूंजीगत कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान करना इत्यादि कार्य मुख्य रूप से संचालक मंडल के बताए गए हैं। संचालक मंडल को बहुमत के आधार पर निर्णय लेना चाहिए तथा बैठक का कोरम निश्चित करना चाहिए। संचालक मंडल अपने अधिकारों का बड़ापन मुख्य प्रबंधक को कर देता है, लेकिन वह सामान्य सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संचालक मंडल को अपना ध्यान समिति की मुख्य नीतियाँ निर्धारित करने व उसके क्रियान्वयन की जांच करने में लगाना चाहिए। उसे छोटी मोटी बातों में इस समय नष्ट नहीं करना चाहिए तथा दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसे नीतियों के पालन पर जोर देना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो आप लिंक पर भेज सकते हैं या नेक्स्ट पीरियड में मुझे बता सकते हैं। प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।